स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और हम आ गए थे इस पॉइंट पे इंडस्ट्रियल लोकेशंस। यानी कि लोकेशन में क्या है, किस जगह पे, यानी कि किस जगह पे उद्योग को लगाया जाए। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखो, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये काम कि कहाँ पे हमने इंडस्ट्री लगानी है। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc. तो कहीं पे भी अगर इंडस्ट्री लगानी होती है ना, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं। या तो वहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर भी अच्छे से मिल रहा है, कैपिटल यानी कि पूंजी भी मिल रही है, पावर एंड मार्केट भी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। और यह भी काफ़ी मुश्किल होता है कि एक ही जगह पे ये सारे के सारे फैक्टर हमें अवेलेबल हो जाएं। Consequently, manufacturing industry tend to locate at the most appropriate place where all the factors of the industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. तो परिणाम तो यह होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए या तो वहाँ पे अवेलेबल हो या फिर वहाँ पे लो कॉस्ट पे, यानी कि कम पैसे पे वहाँ पे ये सभी फैक्टर अवेलेबल हो जाए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलो। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे फिर अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण शुरू हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। कई बार तो इंडस्ट्रियों को लगाए जाते हैं या तो शहरों में या शहर के पास। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वो हैंड इन हैंड साथ साथ चलता है। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant, financial advice etc. to the industry. देखो, शहरों में इंडस्ट्री इसलिए होती है क्योंकि यह वहाँ पे हर चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्ट का, लेबर का, कंसल्ट, फाइनेंस की एडवाइस का, और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। इसलिए शहरों के आसपास ही इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती है। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और कई सिटीज़ ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे अर्बन सेंटर में ऑफर किया जाता है उनको, जिसे हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। और धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन होता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, हमारी आज़ादी के पहले काल में, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा। हाँ जी, तो आज़ादी से पहले क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी मोस्टली आपको मिली होगी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो विदेशी थे, ओवरसीज जो इंडस्ट्री थी वो इन जगह पे क्यों थी, क्योंकि वो उनके लिए इजी था वहाँ पे मटेरियल वगैरह लेके आना। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंडिंग बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। और इसके परिणाम से क्या हुआ कि वहाँ पे पॉकेट इंडस्ट्री यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी डेवलप होगी इसके इसके चारों ओर, जहाँ पे ह्यूज एग्रीकल्चर हिंटरलैंड है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल है, यानी कि बाहरी क्षेत्र कैसा है, एग्रीकल्चरल है, कृषिगत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिखा रखा है कि कैसे हम इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज है। देखो, इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हम रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स वो करते हैं, फैक्टर है लैंड, लेबर, फिर उसके साथ ही हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, और फिर हम लगाते हैं फैक्ट्री, फिर होता है फैक्ट्री से निकलता आउटपुट, और फिर भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर मार्केट में जाता है, मार्केट से हमें मनी मिलती है, और मनी से फिर इनपुट मिलते हैं। तो ऐसे ये लिंकेज है इंडस्ट्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिगर नंबर 6.1 को ध्यान से स्टडी कर लेना।
द की टू द डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। और जो मेन फैक्टर है डिसीजन लेने का कि फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी, तो उसमें ये होता है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सरकार की जो नीति है और स्पेशलाइज यानी कि जो किसी कार्य में महारत हासिल किए हुए लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की जो आइडियल लोकेशन होती है वो क्या होती है? रॉ मटेरियल एट ए साइट, यानी कि ऑब्टेन कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी कि वहाँ पे कॉस्ट कम होनी चाहिए रॉ मटेरियल लेने की उनके लिए। साथ ही साथ में कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन ऑफ लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी कि यहाँ पे यह है कि कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनका खर्चा कम से कम हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि हम इंडस्ट्रियों को वर्गीकृत करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री किस तरह की है, यही होता है हमारा क्लासिफिकेशन। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सीमेंट्स, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ये प्रोडक्ट, तो इनकी भी इंडस्ट्रियाँ होती हैं। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरियन दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अगर हम इनको क्लासीफाई कर लेंगे इन इंडस्ट्रियों को बेस्ड ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया पे, तो हम अच्छे से उनको समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इंडस्ट्री को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, यानी कि वो इंडस्ट्रियाँ जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्री को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड, यानी कि वो इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो ये सारे के सारे मटेरियल हैं जो कि एग्रीकल्चर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे हम एग्रो बेस्ड। वही मिनरल बेस्ड, जो मटेरियल हमने खनिज पदार्थों से लिए, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका मेन रोल क्या है? बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी कि बेसिक, जिन्हें बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जो कि अपना रॉ मटेरियल किसी दूसरी इंडस्ट्री की वस्तु के निर्माण में हेल्प करता हो। ठीक है, वो होती है जैसे कि आयरन एंड स्टील है, जैसे ये गाड़ी बनाने के काम आता है, ऐसे ही कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल में काम आता है। ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड टू डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस, ये वो इंडस्ट्री जो कि सीधा कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ताओं के लिए ही यूज होती है डायरेक्टली, जैसे शुगर, पेस्ट, पेपर, स्विंग। ठीक है, तो ये होगी कंज्यूमर बेस्ड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल पुनिशमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी का इन्वेस्टमेंट कितना होता है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट ऑफ द यूनिट, यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो उसे कहते हैं जिसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी यूनिट असेट में। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और यह लिमिट समय के दौरान बदलती गई है। एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन ₹1 करोड़, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ रुपीज़ में। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे स्तर की इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के आधार पर भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं इंडस्ट्री को, जैसे कि पब्लिक सेक्टर ओन एंड सेपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, भेल, सेल एट्सेट्रा। वो इंडस्ट्री जिसमें सरकार की ओनरशिप होती है उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि वो इंडस्ट्री जिसमें या तो कोई प्राइवेट मालिक होता है या एक ग्रुप ऑफ समूह होता है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंटली run by state and individual or group of individuals. Oil India is jointly owned by public and private, यानी कि वो इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट भी होता है और सरकार का भी हाथ होता है, उसे बोलते हैं ज्वाइंट इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर owned and operated by producer or supplier to of raw material, worker और both। ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि प्रोड्यूसर भी होता है और सप्लायर भी, दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ लूजेस एंड proportionately। Such example are sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala। जैसे कि इसके उदाहरण महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है और वहाँ पे कोयर इंडस्ट्री है। ठीक है, इसे कहते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बेस पे भी हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, क्योंकि आयरन एंड स्टील एक हैवी प्रोडक्ट है तो इसे हम बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल, जो कि हल्के रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कल हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। ठीक है, एक्टिविटी आपके सामने, क्लासीफाई द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। यहाँ पे बल्क और वेट के आधार पे, रॉ मटेरियल के आधार पे आपने इन इंडस्ट्री को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।